हेलो बच्चों, आज हम लोग डिस्कस करेंगे हेलो एल्केन्स की नेक्स्ट प्रॉपर्टीज। तो हम लोगों ने कल सीखा था प्रीवियस वीडियो में कि जब हम लोग हेलो एल्केन बना रहे होते हैं तो अल्कोहल से PCl3 की रिएक्शन कराते हैं। तो PCl3 से 3 अल्कोहल याद रखना था हमें कि जब भी PCl3 होगा तो अल्कोहल के 3 मोल्स हम लेंगे। उसी पैटर्न पे कुछ आज भी रिएक्शन और है, तो चलिए आइए देखते हैं। कल हम लोगों ने देखा था कि ROH को अगर PCl3 से रिएक्शन कराई जाए तो PCl3 से रिएक्शन हुई और यहाँ पर जो प्रोडक्ट मिलता था इस 3 से याद करते हुए यहाँ पर 3 ले लेना था और OH की जगह पर Cl आ जाता है, ठीक है ना। और प्लस में बाई प्रोडक्ट क्या आता है H3PO3। ये बात कल हो चुकी थी, ठीक, तो इस पर भी चर्चा नहीं करेंगे। नेक्स्ट रिएक्शन है इसी पैटर्न पर को ROH को PCl5 से रिएक्शन करा दें तो PCl5 से रिएक्शन कराने पर जो बनता है उसका फॉर्मेट क्या है। फॉर्मेट ये है कि अल्कोहल को 3 पार्ट में ब्रेक करो, ROH। PCl3 को हम इस तरह से लिखेंगे, PCl5 को सॉरी, PCl3 एक Cl। जब भी इसकी रिएक्शन होगी तो इस पैटर्न पे लेंगे। ROH के हमने 3 पार्ट करे, PCl3 एक Cl इधर लिख लिया और एक इधर लिख लिया। तो यहाँ से जो बना हमारा वो RCl है और ये जो बना वो HCl है और ये क्या है POCl3, ठीक है ना बच्चों। तो RCl बन के तैयार हुआ प्लस POCl3 और यहाँ पर HCl, ये 3 प्रोडक्ट हमारे बन गए। मेन प्रोडक्ट हमारा क्या है बच्चों, RCl है, फास्फोरिल क्लोराइड, और HCl हमारा साथ में बाई प्रोडक्ट के फॉर्म में बनता है। इसी तरह से जब एक रिएक्शन अल्कोहल की ROH की SOCl2 से करते हैं तो SOCl2 से करने के बाद यहाँ पर किस फॉर्मेट पे रिएक्शन होती है, पहले की तरह ही जैसे यहाँ पर OH हट के Cl आया है, जैसे यहाँ पर OH हट के फाइनली Cl आया है, इसी तरह से यहाँ पर भी OH रिप्लेस होकर यहाँ पर Cl से रिप्लेस होगा और Cl आ जाएगा। तो इस तरह से यहाँ पर प्रोडक्ट क्या बना बच्चों, एक तो बना यहाँ पर RCl प्लस SO है, ये ऑक्सीजन इसमें आके ऐड होगा और SO2 होगा और यहाँ पर जो H था एक इस Cl के साथ यहाँ पर निकल जाएगा, HCl। इस तरह से ये 3 रिएक्शन बच्चों ये एक ही प्रोसेस पर हो रही हैं। इन तीनों रिएक्शन का काम क्या था कि OH को हटाकर Cl को लाना, ठीक है ना। इतनी बात क्लियर हो गई बच्चों। तो यहाँ पर OH रिप्लेस होकर Cl आ गया। फॉर्मेट तीनों के दिखाए जा रहे हैं। जहाँ पर PCl3 है तो 3 लेना है, PCl5 है तो 3 पार्ट्स में से ब्रेक करना है, और अगर SOCl2 है, इसे थायोनिल क्लोराइड कहते हैं, ठीक है ना बच्चों। तो उसमें क्या होता है कि यहाँ पर RCl OH की जगह पर आ जाता है। बस बाई प्रोडक्ट का डिफरेंस है, बाकी तो मेन प्रोडक्ट तीनों ही केस में सेम है, ठीक है। इतनी बात क्लियर हो गई। तो अब इसी तरह से इनके क्वेश्चन भी बन जाएंगे। जैसे कि अगर हम लोग मेथनॉल लेते हैं CH3OH, जिसे हम मिथाइल अल्कोहल या मेथनॉल कहेंगे, इसको अगर हम लोगों ने PCl3 के साथ रिएक्ट कराया तो क्या बना, कल हम लोगों ने बनाया था कि यहाँ पर 3 लेना है और वही रिप्लेस करके 3CH3Cl प्लस H3PO3 बना देना है। इसी तरह से इसी मेथनॉल को अगर हम PCl5 से रिएक्शन कराएं तो CH3OH है और इसकी रिएक्शन हम करा रहे हैं बच्चों PCl5 से। तो PCl5 जो होगा वो किस पैटर्न पे रिएक्ट करेगा
कि मिथाइल तो अपनी जगह पे ही रहेगा, बस OH हटा के तुम्हें क्या करना है, Cl लाना है। तो यहाँ पर CH3Cl, और तुमने देखा कि यहाँ पर बाई प्रोडक्ट में POCl3 भी बनता है। तो इस तरह से यहाँ पर POCl3 और साथ साथ में HCl और बना देंगे। ठीक, पूरा पैटर्न अगर फॉलो करना है तो इसको इस तरह से लिख देते हैं कि ये CH3 है, OH है, इसको 3 पार्ट में ब्रेक करो और यहाँ पर लिख दो PCl3 और यहाँ पर ClCl, और इस तरह से CH3Cl, POCl3 और HCl ये हमारा प्रोडक्ट बनके तैयार होता है। अगर ये बात समझ चुके हैं हम लोग, तो इसमें कुछ क्वेश्चंस का हमें जवाब देना। होता क्या है कि हम लोग इसी 3 रिएक्शन को इस तरह से पढ़ लेते हैं, जब इसके क्वेश्चन हम प्रैक्टिस नहीं करते हैं तो हमारे अंदर वो एबिलिटीज़ नहीं आ पाती हैं जो हम सीखना चाहते हैं। और हम सीखना यहाँ पे क्या चाहते हैं, क्वेश्चन करना, और हम तैयार क्या कर रहे हैं, उनके मेन फ्रेम तैयार कर रहे हैं। तो जब तक उनकी प्रैक्टिस नहीं होगी, जब तक हम प्रॉपरली उनको सीख नहीं पाएंगे, और उसके लिए ज़रूरी है कि हम इसकी अच्छी खासी प्रैक्टिस करें। तो बताइए, अगर मेथनॉल की जगह पर एथेनॉल होता, जिसे मिथाइल एल्कोहल कहते हैं, तो क्या होता? अगर प्रोपेनॉल होता, प्रोपाइल एल्कोहल, तब क्या होता? ब्यूटेनॉल होता, तब क्या प्रोडक्ट बनता? तो ये जो हम नाम ले रहे हैं सबसे, जैसे ब्यूटेनॉल हो गया, पेंटेनॉल हो गया, हेक्सेनॉल हो गया, इस तरह से सारे ही रिएक्टेंट लेकर तीनों फ्रेम से रिएक्शन हमें करना है। फिर इसके बाद प्रोपेनॉल 2, ब्यूटेनॉल 2, पेंटेनॉल 2, फिर हेक्सेनॉल 2, फिर हेप्टेनॉल 2, इस तरह से डिफरेंट एल्कोहल लिए। और इसी को आगे बढ़ाते हुए एक और क्वेश्चन डिस्कस करते हैं कि जैसे ये लिया जाए बच्चों CH3, जैसे ये किसी ने कहा कि पेंटेनॉल 3 लेना है, तो अभी हम लोगों ने IUPAC तो सीखी नहीं है, हम लोग ये मान के चल रहे हैं कि अभी हम लोगों को बहुत ज़्यादा नहीं आता, मगर हाँ इतना सीख लिया है कि 5 को पेंट बोलते हैं। सिंगल बॉन्डेड कार्बन को जो चेन होती है एन कहा जाता है, कहीं डबल बॉन्ड पाया जाए तो इन हो जाएगा, कहीं ट्रिपल बॉन्ड है तो आइन लगा देंगे। ठीक, तो इसका रूट वर्ड जो है पेंट, इसको पकड़ लो, फिर पेंट में 5 कार्बन की चेन बना दो, इस तरह से 5 कार्बन की चेन बन गई। ऑल लगा है कहाँ पर, 3rd पोजीशन पर, 1 2 3, 3rd पोजीशन पर हमने ऑल लगा दिया OH। बाकी सारी वैलेंसी हाइड्रोजन से फुलफिल कर दी। हम लोगों ने कल सीखा था कि कार्बन की वैलेंसी 4 होती है, एक बॉन्ड बन चुका है, तो बाकी बॉन्ड किससे फुलफिल होंगे, इसमें हाइड्रोजन से। यहाँ पर 3 हाइड्रोजन लगे होंगे, जिसको हम लोग CH3 कह सकते हैं। सिंपली इसे हटा रहे हैं, जो मैं दिखाने के लिए लगाए थे, यहाँ पर CH3 कर दिया गया। इसकी 2 वैलेंसी पूरी हो रही हैं, इस पे हाइड्रोजन कितने होंगे, 2 होंगे, एक ऊपर लगा दिया, एक नीचे लगा दिया, ये है। इसी को हम लोग इस तरह से लिख लेते हैं कि CH2। और इसी तरह से यहाँ पर जब देखा तो 3 बॉन्ड इसके पूरे हैं, यानी 3 वैलेंसी पूरी है। एक जगह पर चौथी वैलेंसी फुलफिल करने के लिए नीचे एस लगा रहे थे, जो कि यहाँ पे लिख दिया। और इसी तरह से यहाँ पे 2 हाइड्रोजन होंगे, CH2 और सिंगल बॉन्ड CH3। इस तरह से आप कोई भी इसका स्ट्रक्चर बनाएंगे, और चाहे वो PCl3 से रिएक्शन कराई गई हो, या PCl5 से हो, या SOCl2 से हो। हम लोगों का मेन कंसेप्ट क्या है कि जहाँ पर भी OH था, जिस पोजीशन पे था, वहीं उसी पोजीशन पर उसे हटाकर उस हैलोजन ग्रुप को लगा देंगे। तो इस तरह से अगर हम लोग देखें तो हमें पूरा स्ट्रक्चर वही रखना है। जैसे यहाँ पर लिख दिया CH3, CH2, CH, CH2, और अब आगे दिख नहीं रहा है तो थोड़ा और कॉम्पैक्ट कर दें बच्चों से, CH3, CH2, CH, CH2, CH3, अब दिख रहा है, तो यहाँ पर Cl लगा दिया। अब अगर यही रिएक्शन PCl3 से कराई गई होती तो हम यहाँ पर 3 लिखेंगे, इधर भी 3 लिखेंगे, और साथ में बाई प्रोडक्ट H3PO3 निकाल देंगे। यही रिएक्शन अगर PCl5 से कराई गई है तो OH की जगह पर तो Cl आना ही था, साथ साथ में POCl3 और HCl और लिख देंगे। अगर यही रिएक्शन SOCl2 से कराई गई है तब यहाँ पर
Cl तो आना ही है प्लस बाई प्रोडक्ट में SO2 और HCl और आ जाएगा। ठीक है ना बच्चों, इतना कंसेप्ट क्लियर हो गया। चलो अब आगे की बात। हाँ तो बच्चों नेक्स्ट रिएक्शन है ROH। ROH कौन? अल्कोहल। R क्या है? अल्काइल ग्रुप। अल्काइल क्या हो सकता है? CH3, C2H5, C3H7, C4H9, C5H11, मिथाइल और प्रोपाइल, ब्यूटाइल, पेंटाइल, हेक्साइल एंड सो ऑन। तो ये अल्कोहल जब HX इन प्रेजेंस ऑफ कंसनट्रेट H2SO4 रिएक्ट करता है तब यहाँ पर इस तरह से एक वाटर मॉलिक्यूल निकल जाता है, जिसे क्या कहते हैं बच्चों? डिहाइड्रेशन। डी मीन्स एलिमिनेशन, हाइड्रेशन मीन्स क्या? वाटर। वाटर का रिमूवल हो जाता है, वाटर का निकलना हो जाता है। ठीक, तो यहाँ पर अल्कोहल से हेलो एल्केन बनाने का एक रूट ये भी हो सकता था कि HX इन प्रेजेंस ऑफ कंसनट्रेट H2SO4 ले लिया जाए, तो यहाँ डिहाइड्रेशन होकर हेलो एल्केन हमारा बनके तैयार हो जाएगा। इसी तरह से ROH की एक रिएक्शन और दे रखी है, P इन प्रेजेंस ऑफ ब्रोमीन। फास्फोरस को हम ब्रोमीन की प्रेजेंस में हीट कर दें अगर, तब भी हमारा RBr बन जाता है। तो इस वाली रिएक्शन में भी दरअसल होता ये है कि फास्फोरस इस ब्रोमीन से रिएक्शन कर कर और PBr3 बना देती है, PBr3। और जब ये बन जाता है तो वही पुराना वाला फ्रेम इसमें आ जाता है, जैसे कि हमने PCl3 में पढ़ा था, उसी फॉर्मेट पे रिएक्शन हो जाती है, जिसको वो डायरेक्टली प्रोडक्ट दिखा देते हैं। बुक्स में यूजुअली ऐसे लिखा है, आप चाहें तो इससे बैलेंस भी कर सकते हैं, मगर चूंकि अब बुक्स में ही नहीं लिखा हुआ है तो अब हम लोगों को ज़रूरत नहीं। बात समझ में आ गई? अल्कोहल को फास्फोरस और ब्रोमीन के साथ हीट करने पर भी हम RBr बना सकते हैं। R क्या है? CH3 C2H5 अल्काइल ग्रुप है, जो कि हम लोगों ने प्रीवियस वीडियो में सीखा था। अब इसके की पॉइंट्स क्या हुए बच्चों? 2-3 रिजल्ट निकल कर आया है अभी तक की पढ़ाई में। अब इसको रिजल्ट को सम अप करते हैं जरा। PX3, PX5 और SOCl2 आर यूज टू रिप्लेस OH ग्रुप बाय हेलोजन। तो हेलोजन को अगर हमें रिप्लेस करना, हेलोजन से रिप्लेस करना है OH को, तो हम इन तीनों ग्रुप की हेल्प ले सकते हैं, जैसा कि अभी हम लोगों ने देखा था। इसी तरह से SOBr2 ये अनस्टेबल है और SOI2 तो पाया ही नहीं जाता, एग्जिस्ट ही नहीं करता। तो यहाँ पर सिर्फ SOCl2 की बात होगी, SOX2 की बात नहीं होगी। X तो तुम जानते ही होगे, हेलोजन होता है जो कि फ्लोरीन, ब्रोमीन, फ्लोरीन, क्लोरीन, ब्रोमीन, आयोडीन, ये X होता है। तो इसको जनरल फॉर्म में SOX2 नहीं लिखा गया, क्योंकि यहाँ पर बार बार हम SOCl2 ही यूज करते हैं। उसका रीजन ये है, कंसनट्रेट H2SO4 में जब HX मिला दिया जाए तो ये एक रिएजेंट है बच्चों। इसकी बात अभी ऊपर कर चुके हैं, मगर फिर भी इसको दोबारा याद रखें कि आगे फिर जरूरत पड़ेगी इसकी। तो ये क्या है बच्चों? HX प्लस कंसनट्रेट H2SO4 या फिर KX प्लस कंसनट्रेट H2SO4, ये दोनों इज ऑल्सो यूज टू फॉर्म एल्किल हैलाइड। ये तो अभी हम यूज कर ही चुके हैं। इसी तरह से KX प्लस कंसनट्रेट H2SO4 भी यूज होता है, इज ऑल्सो यूज टू फॉर्म एल्किल हैलाइड फ्रॉम एल्कोहल्स। तो उसी पैटर्न पर ये क्या काम करेंगे कि OH को रिप्लेस कर वहां पर Cl ले आएंगे। बट प्राइमरी एल्कोहल फॉर्म एल्किल हैलाइड। हेलो एल्केन से एल्किल हैलाइड सिर्फ प्राइमरी एल्कोहल बनाते हैं। अब प्राइमरी, सेकेंडरी, टर्शरी क्या है अभी दिखाते हैं। सेकेंडरी एंड टर्शरी एल्कोहल फॉर्म एल्कीन एज मेजर प्रोडक्ट। तो मेजर प्रोडक्ट ज्यादा मात्रा में जो बनता है वो सेकेंडरी और टर्शरी एल्कोहल से बनता है हमारा क्या? मेजर प्रोडक्ट, ये एल्कीन। जबकि प्राइमरी एल्कोहल हमें क्या देता था? हेलो एल्केन देता है। तो ये एल्कीन बना देता है। क्यों भी बना देता है? ड्यू टू डिहाइड्रेशन, क्योंकि वहां पर वाटर का रिमूवल हो जाता है, इसलिए। ठीक है बच्चों, ये बात क्लियर हो गई। तो ये जो है इसके की पॉइंट्स निकल कर आए, इनको डायरेक्टली याद रखो, इनको बिल्कुल एज अ टूल हम लोग यूज करेंगे। दरअसल ऑर्गेनिक की मेन बात क्या है कि हम इसके रीजेंट को इस तरह से पढ़ें बच्चों कि कौन से रीजेंट का क्या काम होता है। तो
तो हम कन्वर्जन में और अच्छे क्वेश्चन अटेम्प्ट करने में हम लोगों का माइंड चलेगा। ऐसा नहीं कि हमने देखा कि बहुत सारे लोग इस तरह से होते हैं कि वो रिएक्शन को रट रहे होते हैं। हेलो एल्केन में जो रिएक्शन पढ़ चुके थे, जब अल्कोहल आएगा जब तक वो भूल चुके थे, और अल्कोहल में जब दोबारा ये रिएक्शन आई तो फिर उनको ये भी याद नहीं रहा कि हम पढ़ क्या चुके थे। तो ये तो इस तरह से बात हो गई कि मतलब कि एक साहब जो है एक दवा लेके आए थे कि मेमोरी कैसे बढ़ाई जाए, और जब वो बुक लेके आए, जब उन्होंने उसको पढ़ा और जब अलमारी में जाके रखा तो देखा है ऐसी बुक तो एक और भी ला चुके थे वो। तो इस तरह से हम लोग उसका कनेक्शन जो ब्रेक हो जाता है, सबसे बड़ी मुसीबत वो है ऑर्गेनिक में। तो हम लोगों को इस तरह से पढ़ना है कि कौन सा रिएजेंट किस तरह के टूल की तरह यूज़ करना है हमको, किस रिएक्टेंट से, किस कंपाउंड से हमें कौन से कंपाउंड में कन्वर्ट करना है, तो हमें यहाँ पर कौन सा रिएजेंट लेना होगा, और हर रिएजेंट का वर्किंग हमें आना चाहिए कि इस रिएजेंट का काम ये है, ये ग्रुप हटाकर ये लाता है, या किस तरह से वो रिएक्शन मैकेनिज्म है, वेरियस तरह से हो सकती हैं। तो इस तरह से हम लोग उसको सीखेंगे। ठीक है ना बच्चों, क्लियर हो गई होगी मेरे ख्याल से ये बात। प्राइमरी सेकेंडरी टर्शरी अल्कोहल था, बहुत छोटी बात है, सबको आती होगी, मगर फिर भी एक बार लिख देते हैं कि इसको हमने शुरू में अभी नहीं लिखा है। तो प्राइमरी सेकेंडरी टर्शरी अल्कोहल ज़रा जल्दी लिख देते हैं बच्चों, और बहुत ही छोटी सी चीज़ होती है, सबको पता है, मगर फिर भी शायद कोई ना जानता हो। तो इस तरह से बच्चों यहाँ पे देखा जाए कि ये अल्कोहल है, ये तो हमारा हुआ मेथनॉल। इसी तरह से एक और हो सकता है CH3, CH2 और ये OH। तो ये क्या है बच्चों, ये हम लोगों का प्राइमरी अल्कोहल है। प्राइमरी अल्कोहल हम किसे कहते हैं कि जब OH ऐसे कार्बन पर लगा हो जिसकी, देखो ये 3 वैलेंसी होती है ना, ये तीन वैलेंसी है, चौथी है, तो OH लगा है तो एक वैलेंसी तो है ही, अंडरस्टूड, तो 3 वैलेंसी है। अगर किसी कार्बन की तीनों वैलेंसी पर हाइड्रोजन लगा हुआ है या कार्बन नहीं है, तो वो क्या होगा, इसको हम प्राइमरी सेकेंडरी टर्शरी कुछ नहीं कहेंगे, ये मिथाइल अल्कोहल है। और अगर हम यहाँ पर एक H हटाकर यहाँ CH3 लगा देते हैं, वही CH3 जिसकी बात हम लोग मिथाइल समझाते वक्त कर रहे थे, ये HH लगे हुए हैं, ठीक है, जिसको हम लोग ऐसे ना लिखकर इस तरह से लिखेंगे। तो अब क्या हुआ, इस कार्बन की एक वैलेंसी तो रिजर्व है, अल्कोहल की बात चल रही है, वो तो अल्कोहल से ही होगी। तो बाकी 3 वैलेंसी में अगर एक तरफ कार्बन लगा हुआ है तो ये क्या हुआ, ये प्राइमरी अल्कोहल हुआ। और अगर दूसरी वैलेंसी पर भी मिथाइल ग्रुप लगा हुआ होता तो इसके 2 डायरेक्शन में कार्बन लगा हुआ है, तो इसको हम प्राइमरी कह रहे थे, अब इसको हम कहेंगे सेकेंडरी अल्कोहल कहेंगे। और इस तरह से अगर तीसरी वैलेंसी पे भी कार्बन लगा हुआ है तब इसको हम कहेंगे टर्शरी अल्कोहल। ठीक है, तो प्राइमरी अल्कोहल कौन सा हुआ कि जिस कार्बन पे OH लगा हुआ है उसके एक डायरेक्शन में कार्बन हो, चाहे ऊपर हो CH3 हो, C2H5, कितनी भी बड़ी चेन हो, मगर एक डायरेक्शन में, बाकी 2 हाइड्रोजन हो। इसी तरह से जब तीनों ही डायरेक्शन कार्बन से ऑक्युपाई हो गई, ज़रूरी नहीं है कि CH3 ही हो सकता है कि यहाँ CH2 और CH3 लंबी चेन हो, मगर यहाँ पर उसकी नेक्स्ट वैलेंसी की बात हो रही है कि कार्बन है या नहीं है। तो ये क्या होगा, टर्शरी होगा, और टर्शरी में हम इसको 3 डिग्री यूं करके दिखाएंगे। ठीक है बच्चों, तो इस तरह से प्राइमरी सेकेंडरी टर्शरी अल्कोहल हुआ, और ये हमेशा यूज होता रहेगा आगे। चलो भाई बच्चों, इसको हटाएं और आगे देखते हैं। हाँ तो बच्चों, अब हम देखते हैं हैलोजिनेशन, नेक्स्ट हेडिंग आ गई। तो हैलोजिनेशन में हैलोजन हमें ऐड कराना है, मगर उससे पहले हमें एक छोटा सा नॉमेनक्लेचर देखना है। जो रिएक्शन हमने जो नेमिंग हमने शुरू में छोड़ दी थी कि पहली बात हमने वहाँ से नहीं शुरू करी, अब उसकी ज़रूरत पड़ गई है, इसलिए अब हमें उसे पढ़ना ही है। तो सबसे पहले इसमें यह है कि रिएक्टिविटी ऑफ हैलोजन, एक पॉइंट है, हैलोजन की रिएक्टिविटी का ऑर्डर क्या है कि सबसे ज़्यादा रिएक्टिव होता है फ्लोरीन। हैलोजन तुम जानते ही हो 17 ग्रुप में, फ्लोरीन, फिर क्लोरीन, फिर ब्रोमीन, फिर आयोडीन। तो उसमें सबसे ज़्यादा रिएक्टिव कौन है, फ्लोरीन है, फिर क्लोरीन आता है, फिर ब्रोमीन है, फिर क्या कौन आएगा, आयोडीन। इस तरह से
अब ये तो एक छोटी सी बात थी, रिएक्टिविटी ऑफ हाइड्रोजन, यही चीज़ की हमें ज़रूरत थी। हाइड्रोजन की रिएक्टिविटी सबसे ज़्यादा होती है एलाइल ग्रुप वाले हाइड्रोजन की, फिर टर्शरी की, फिर सेकेंडरी की, फिर प्राइमरी की और फिर विनाइल ग्रुप की। तो अब ये दो नए कैरेक्टर कहाँ से आ गए? अभी तो जान बचाई, फिर प्राइमरी सेकेंडरी टर्शरी क्या होता है। अब यहाँ पे दो नए कैरेक्टर और दिखाई दे रहे हैं, एलाइल और विनाइल ग्रुप, या एलाइलिक हाइड्रोजन या हेलोजन या विनाइलिक हेलोजन, ये दो नए कैरेक्टर आ गए। तो इनको जरा दर्शन कर लेते हैं इनके। अगर किसी कार्बन चेन में हेलोजन लगा है, ऐसे कार्बन पर हेलोजन लगा है जिसकी नेक्स्ट कार्बन पर डबल बॉन्ड है, तो उसको हम एलाइल ग्रुप कहते हैं। तो ये है एलाइल ग्रुप, एलाइल ग्रुप, ठीक है ना। तो एलाइलिक हैलाइड जो होगा वो क्या होगा कि क्लोरीन या कोई भी हेलोजन जिस कार्बन पर अटैच्ड है उससे नेक्स्ट कार्बन डबल बॉन्ड होना चाहिए, डबल बॉन्डेड होना चाहिए। नेक्स्ट इधर देखते हैं, इस कार्बन पर हेलोजन अटैच है और इसका नेक्स्ट कार्बन इधर मिथाइल है, कोई बात नहीं, मगर एक तरफ तो ऐसा है कि उसका नेक्स्ट कार्बन डबल बॉन्डेड कार्बन है। तो ये भी क्या हुआ, ये भी हेलोजन एलाइलिक है और ये हाइड्रोजन जो लगा हुआ है वो हाइड्रोजन हमारा एलाइलिक हाइड्रोजन कहलाएगा। यहाँ पे देखते हैं, ये डबल बॉन्ड है, ये कार्बन है, ठीक है ना बच्चों। जितने कॉर्नर होते हैं सब कार्बन होते हैं, ये बात तुम लोगों ने पढ़ी होगी, और जिन लोगों ने नहीं पढ़ी उनके लिए हम लोग जल्दी ही हम बनाएंगे आईयूपीएसी और उसमें सारी चीज़ें उनको सिखाएंगे। तो जिस कार्बन पर हेलोजन एटम अटैच्ड है उससे नेक्स्ट कार्बन जो है वो डबल बॉन्डेड है, तो ये भी वही ग्रुप है, एलाइलिक हैलाइड है, और यहाँ पर हाइड्रोजन जो लगा हुआ है वो एलाइलिक हाइड्रोजन है। और ऐसा ही यहाँ पर, तो इसमें भी जिस पर हाइड्रोजन अटैच है उससे नेक्स्ट कार्बन जो है वो डबल बॉन्डेड है। तो ये तो हो गई पूरी एलाइल की लाइन। इसी तरह से नेक्स्ट आ रहा है विनाइल ग्रुप। तो विनाइल ग्रुप में क्या होता है, ये है विनाइल ग्रुप। अगर कभी हेलोजन उस कार्बन पर अटैच्ड हो जो खुद डबल बॉन्डेड कार्बन है, जो डबल बॉन्ड का फॉर्मेशन कर रहा है किसी के साथ, तो यहाँ पर डबल बॉन्ड है, डायरेक्टली अटैच है डबल बॉन्डेड कार्बन। तो यहाँ पर इन दोनों कार्बन के बीच में डबल बॉन्ड है, तो ये हेलोजन, और यहाँ पर डबल बॉन्ड कार्बन है दोनों, ये दोनों कार्बन के बीच में डबल बॉन्ड है, उस पर डायरेक्टली अटैच्ड है, तो इसको क्या कहेंगे, विनाइल ग्रुप। इसी तरह के दो ग्रुप और बचे हुए हैं, इसकी बात यहाँ पर नहीं हो रही थी, ये दो ग्रुप की हमें ज़रूरत थी, मगर ये बचे हुए भी दो हैं, इसको भी फिनिश कर दो। यहाँ पर बेंजाइलिक हैलाइड क्या होते हैं, अगर हम बेंजीन के नेक्स्ट कार्बन पर अगर कभी हेलोजन लगा हो तो उसको हम बेंजाइलिक हैलाइड कहते हैं। अब यहाँ पर भी बेंजीन है और इसमें इधर साइक्लोहेक्सेन ग्रुप इससे अटैच्ड है, ठीक है ना। तो बेंजीन में तो साइक्लोहेक्सेन नहीं होगा, ये 4 कार्बन की एक रिंग इसमें और अटैच्ड है, मगर बेंजीन रिंग के नेक्स्ट कार्बन पर हेलोजन लगा हुआ है, तो ये भी बेंजाइलिक कैटेगरी में आएगा। यहाँ पर देखें, यहाँ पर ये कार्बन है और इस पे 2 एल्काइल ग्रुप लगे हैं, मिथाइल हो सकते थे, इथाइल, प्रोपाइल कुछ भी हो सकते थे, और हेलोजन भी अटैच्ड है, मगर बेंजीन के नेक्स्ट कार्बन पर ही अटैच्ड है, तो ये भी क्या होगा, ये पूरी सीरीज तीनों की बेंजाइलिक होगी। और इसमें एक बात ये भी है कि बेंजाइलिक प्राइमरी भी हो सकता है, सेकेंडरी भी हो सकता है, टर्शरी भी हो सकता है। प्राइमरी क्यों है, वही बात, इसकी 2 वैलेंसी पे हाइड्रोजन है, नेक्स्ट 1 वैलेंसी पर कार्बन है। यहाँ पर जिस कार्बन पर अटैच्ड है उसके इधर भी कार्बन है, इधर भी कार्बन है, और चौथी वैलेंसी हाइड्रोजन से पूरी हो रही है। हाइड्रोजन अंडरस्टूड होता है, इसमें नहीं शो किया गया। इस वाले कार्बन पे अगर देखें तो कार्बन बेंजीन रिंग से अटैच्ड है और 2 वैलेंसी पर यहाँ पर एल्काइल ग्रुप है, मिथाइल, इथाइल, प्रोपाइल कुछ भी हो सकते थे, तो ये कौन सा कार्बन कहलाएगा, टर्शरी, क्योंकि इस कार्बन की 3 डायरेक्शन जो है वो कार्बन से सराउंडेड है, घिरी हुई है, तो ये टर्शरी। तो बेंजाइलिक प्राइमरी ही नहीं हो सकता, सेकेंडरी टर्शरी भी हो सकता है, तो ये बेंजाइलिक हुआ। ठीक है, मेरे ख्याल से बात क्लियर हो गई होगी। एक एरिल हैलाइड भी है जिसको हम हेलोएरिन्स भी कहते हैं। अगर बेंजीन की खोपड़ी पे डायरेक्टली अटैच्ड है हेलोजन, तो वहां पे चाहे दूसरे ग्रुप प्रेजेंट हो या ना हो, तब उसको हम एराइल हैलाइड या हेलोएरिन्स कहते हैं। ठीक है बच्चों, इतनी बात क्लियर हो गई। तो बच्चों फिर उसके आगे देखें,
कि हेलोजनेशन हमें कराना है। हम लोगों की हेडिंग क्या चल रही थी? हेलोजनेशन। हेलोजनेशन के लिए जो बेसिक बातें थी वो अभी हम लोगों ने निपटा ली। अब हमें उसके आगे बढ़ना है। तो देखो बच्चों, जब हम उसका एल्केन का हेलोजन में फ्लोरीन से रिएक्शन कराते हैं तो हाइड्रोजन जो है रिप्लेस हो जाता है। हाइड्रोजन रिप्लेस होकर वहां पे क्या आ जाएगा? फ्लोरीन आ जाएगा। तो इस प्रोसेस को हम कहेंगे फ्लोरीनेशन। अगर यही काम हम ब्रोमीन से करा रहे हो तो ब्रोमिनेशन, आयोडीन से करा रहे हो तो आयोडिनेशन, और क्लोरीन से करा रहे हो तो क्लोरीनेशन। तो अब इसमें हुआ क्या कि यहाँ पर जब हम लोगों ने CH4 की फ्लोरीन से रिएक्शन कराई तो H जो है वो F के साथ HF में कन्वर्ट हो जाता है और कार्बन अलग बचता है। तो ये रिएक्शन कैसी है? एक्सप्लोसिव रिएक्शन है। तो पूछा जाता है अक्सर कि फ्लोरीनेशन जो है वो एक्सप्लोसिव है। इसको चाहे हम ब्राइट सनलाइट में कराएं या डिफ्यूज सनलाइट में कराएं, इवन इन डार्क फ्लोरीनेशन एक्सप्लोसिव होता है। ठीक। दूसरी बात, अगर हम क्लोरीनेशन करा रहे हैं वो भी लाइट है बच्चों, यहाँ पर ब्राइट सनलाइट ले रखा है हमने। ये तो डार्क में भी एक्सप्लोसिव है मगर ये डार्क में एक्सप्लोसिव नहीं है। सिर्फ ब्राइट सनलाइट अगर होगी तो यहाँ HCl बन जाएगा, कार्बन अकेला बचेगा। तो ये रिएक्शन जो है वो एक्सप्लोसिव रिएक्शन होती है। तो समझ लिया, दो एक्सप्लोसिव है। फ्लोरीनेशन तो हर हाल में एक्सप्लोसिव है मगर जो हम यहाँ पर क्लोरीनेशन करा रहे हैं ये सिर्फ ब्राइट सनलाइट में ही एक्सप्लोसिव है। सब्स्टिट्यूशन टेक्स प्लेस इन अल्ट्रावायलेट लाइट, हाई टेम्परेचर और फ्री रेडिकल इनिशिएटर। तो इसमें सब्स्टिट्यूशन कब होता है? सब्स्टिट्यूशन का मतलब हम सारे लोग जानते हैं कि कोई चीज हटकर यहाँ पर कोई दूसरी चीज आ जाना, ये हमारा सब्स्टिट्यूशन है। अभी हम दिखाते हैं ऐसे। तो सब्स्टिट्यूशन क्लोरीन में कब होता है? तो ये तीन कंडीशन दे रखी है। अल्ट्रावायलेट लाइट हो या फिर हाई टेम्परेचर हो या फ्री रेडिकल इनिशिएटर हो, तो इन कंडीशंस में जो है वो रिप्लेसमेंट रिएक्शन हो जाती है। किस तरह से हुई जरा देखते हैं बच्चों से। तो यहाँ पर थोड़ा सा स्पेस बना लेते हैं, ये हटा दें, ये देख ही लिया है तुम लोगों ने। अच्छा, तो अब देखो बच्चों, यहाँ पर मीथेन को अगर हम क्लोरीन से रिएक्शन कराएं तो मीथेन इस तरह से था कि 4 हाइड्रोजन इसके इस तरह से पाए जा रहे हैं, और इसकी रिएक्शन अगर हम क्लोरीन से करा दें, ये क्लोरीन से रिएक्शन हो गई, तो अब इसमें क्या होना है कि यहां से HCl निकल जाएगा। तो यहां पर हाइड्रोजन की एक जगह फ्री हो गई और इसे तो अपनी वैलेंसी फुलफिल रखना है। ठीक है ना? कार्बन की वैलेंसी क्या रहेगी? फुलफिल रहेगी 4। तो जहां से हाइड्रोजन निकला है वहां पर ये बचा हुआ जो है वो यहां पर आ जाएगा। तो यहां पर हाइड्रोजन निकला, वहां पे कौन आ गया? ये, और यहां से निकल के आ गया है HCl। तो इस तरह से जब आगे बनेगा तो CH3 सारे हाइड्रोजन हमने कंबाइन करके लिख दिए, सिंगल बॉन्ड, और यहां पर अब कौन आ जाएगा? क्लोरीन, और ये लोग तो बेचारे साथ साथ निकल गए, ये लोग अपनी दुनिया में चले गए HCl। तो इस तरह से यहाँ पर सब्स्टिट्यूशन हो गया है, यहाँ हाइड्रोजन की जगह पर क्लोरीन आ गया। ठीक। तो ये पहली रिएक्शन हम लोगों ने ये पढ़ी। तो उसमें मिथाइल क्लोराइड बना या क्लोरोमीथेन और HCl बना, और इन एक्सेस ऑफ मीथेन, अगर यहाँ पे क्लोरीन एक्सेस में ना हो तो ये रिएक्शन यहीं तक स्टॉप हो जाएगी, हमें अगले स्टेप लेने की जरूरत नहीं। मगर अगर ऐसा ना हो, ये तो हमने लिख दिया इन एक्सेस ऑफ मीथेन, तो यहीं तक रिएक्शन रह जाएगी। और अगर ये एक्सेस में हो कहीं क्लोरीन, तो इसका मतलब है कि अभी क्लोरीन जो है वो और बचा है, और जब और बचा है तो ये क्या करेगा? मिथाइल क्लोराइड जो बना है, मिथाइल क्लोराइड के साथ क्लोरीन फिर से रिएक्ट कर जाएगा। देखो यहाँ पर, जैसे मान लो कि ये मिथाइल क्लोराइड ये प्रोडक्ट बना था, उसको हमने लिख दिया, ठीक, प्रोडक्ट बना। तो यहाँ पर CH3 है और Cl है, इसको फर्दर क्लोरीन से रिएक्शन होकर यहाँ HCl और निकलेगा, एक क्लोरीन और आ जाएगा। तो यहाँ पर कार्बन पर 2 हाइड्रोजन है और 2 यहाँ पर क्लोरीन पाए जा रहे हैं। तो इसको हमने क्या कहा? CH2Cl2 और HCl, और अभी भी क्लोरीन पाया जा रहा है। तो जो हमारा कंपाउंड बना है जिसमें डाइक्लोरो था, डाइक्लोरोमीथेन, इसको एक HCl से फिर से रिएक्शन होगी और एक नया Cl आ जाएगा। तो यहाँ पर CHCl3 आ गया, ट्राइक्लोरोमीथेन, पर प्यार से इसको क्लोरोफॉर्म कहते हैं। तो ये क्लोरोफॉर्म आ गया प्लस HCl।
अभी एक हाइड्रोजन और बचा है, तो यहाँ पर 3 क्लोरीन लग गए। इस तरह की सिचुएशन हो गई कि 3 क्लोरीन लग गए, अभी एक हाइड्रोजन बाकी है, ये फिर से क्लोरीन से रिएक्शन करेगा और सारी हुई वैलेंसी पर क्लोरीन आ जाएंगे, कार्बन टेट्राक्लोराइड, ठीक है, यह टेट्राक्लोरोमीथेन और HCl हो जाएगा। तो ये क्लोरीनेशन का प्रोसेस है, इस तरह से होगा। अगर ब्राइट सनलाइट थी तब ये नहीं हो रहा था, ये डिफ्यूज सनलाइट में ही हो रहा है। तो इस तरह से ये, अब बहुत ही इंपॉर्टेंट 2 बातें आ रही हैं बच्चों, और ये अभी हम थोड़ा सा कंपटीशन का इसमें प्लस कर दिया हमने, ये 2 पॉइंट, क्योंकि रहा नहीं जा रहा था कि ये पॉइंट कभी अधूरे रुके नहीं थे। बाकी तो काफी बातों पे कंट्रोल कर लिया, सिर्फ टू द पॉइंट बोले, मगर ये 2 पॉइंट ऐसे हैं जो साथ में निपटाना बड़ा जरूरी है, क्योंकि कंपटीशन में बहुत ज्यादा पूछे जाते हैं। अब देखते हैं जरा क्या है। एक्सटेंट ऑफ क्लोरीनेशन डिपेंड्स ऑन अमाउंट ऑफ क्लोरीन। कितना हद तक क्लोरीनेशन होगा ये बात क्लोरीन के अमाउंट पे डिपेंड करती है, मगर रेट ऑफ क्लोरीनेशन इज इंडिपेंडेंट ऑफ अमाउंट ऑफ क्लोरीन। मगर किस रेट से क्लोरीनेशन हो रहा है ये क्लोरीन पर डिपेंड, क्लोरीन के अमाउंट पर डिपेंड नहीं करता। क्यों डिपेंड नहीं करता? क्योंकि फोटोकेमिकल रिएक्शन जो कि सनलाइट में हो रही है, ये फोटोकेमिकल रिएक्शन जितनी भी होती है वो सब 0 ऑर्डर की होती हैं, और 0 ऑर्डर में रेट इज इंडिपेंडेंट ऑफ कंसंट्रेशन ऑफ रिएक्टेंट, और 0 ऑर्डर में रेट कंसंट्रेशन ऑफ रिएक्टेंट पर डिपेंड नहीं करता। तो ये बात तो हमने 2 पॉइंट्स कंपटीशन वाले बच्चों के लिए लिखे हैं, क्योंकि कुछ वो भी देख रहे हैं, हमारे बच्चे हैं, उन लोगों के लिए हम डिटेल में बनाएंगे अलग वीडियो। मगर अभी एक बात ऐसी आई है कि यहाँ पे रोकना अच्छा नहीं है, क्योंकि इससे कनेक्टिविटी नहीं निपट जाएगी। तो ये बात अब कहाँ से आ गई कि 0 ऑर्डर? तो जो नए बच्चे देख रहे हैं उनसे हम ये कहना चाहते हैं कि हम लोग एक चैप्टर पढ़ेंगे केमिकल काइनेटिक्स, वहां पर ऑर्डर ऑफ रिएक्शन देखेंगे, 0 ऑर्डर ऑफ रिएक्शन, फर्स्ट ऑर्डर ऑफ रिएक्शन, सेकंड ऑर्डर ऑफ रिएक्शन, ये होगा। मगर उसकी एक हल्की सी झलक यहाँ पे बता देते हैं क्या है। तो ये जरा यहाँ पर साफ कर दें, इसको थोड़ी जगह बना लें। तो ये हम लोग केमिकल काइनेटिक्स में जब पहुंचेंगे तो इसको दोबारा ही पॉइंट आएगा, और उस वक्त बहुत सारे बच्चे जो हैं वो उसको भूल चुके होंगे, मगर तुम लोग एक अच्छे बच्चे हो तो याद रखोगे, और अगर उसी कैटेगरी से बिलोंग कर रहे हो तो तुम भूल चुके होगे इसको। देखो रेट ऑफ रिएक्शन क्या है, शॉर्ट में निपटाते हैं, बस एक हल्का सा इशारा दे रहे हैं, अगर समझ में ना आए तो दिक्कत मत करना, इसको डिटेल में फिर देखेंगे। A प्लस बी रिएक्ट होकर C बना रहे थे या प्रोडक्ट दे रहे थे। रेट लॉ हमने 11th में बहुत देखा, लॉ ऑफ मास सेक्शन। तो R इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल कंसंट्रेशन ऑफ AB रेज़ टू दी पावर, जो दी के कोएफिशिएंट होते हैं वो सब। तो यहाँ पर R इज इक्वल टू यहाँ लिखा K, और A और B की कंसंट्रेशन यहाँ लिखते हैं, और यहाँ पर MN ये ऑर्डर ऑफ रिएक्शन होती है। इसको और शॉर्ट में अगर बताएं, थोड़ा सा इसे डर लग रहा है अभी, और आसान बताएं तो रेट ऑफ रिएक्शन कंसंट्रेशन की जो भी पावर होती है उसे हम कहते हैं ऑर्डर ऑफ रिएक्शन। अगर कोई रिएक्शन ऐसे दे रखी है हमें, इन्होंने कहा कि R डायरेक्टली प्रोपोर्शनल C की 1 पावर, डायरेक्टली प्रोपोर्शनल C है, डायरेक्टली प्रोपोर्शनल को ही 1 पावर कहा जाता है, ठीक है ना। तो अब इसका मतलब हुआ कि इसको वो बताएंगे कि अगर हमने किसी कंपाउंड, कोई रिएक्टेंट है और उसकी कंसंट्रेशन डबल कर रहे हैं, तो रेट ऑफ रिएक्शन जो है वो डबल हो रहा है। समझ पा रहे हो क्या? जैसे मान लो कि H2 प्लस Cl2 मिलकर HCl के 2 मोल बन रहे थे, 2HCl था। अब यहाँ पर मान लो 1 लीटर है, तुमने यहाँ पे कंसंट्रेशन हाइड्रोजन की यहाँ पे डबल कर दी, तो जिस रेट से फॉर्मेशन हो रहा था वो रेट जो है अगर डबल हो जाता है, कंसंट्रेशन डबल करने पे रेट ऑफ रिएक्शन डबल हो जाता है, तो ऐसे रिश्ते को हम N का 1 होना कहते हैं। तो ऐसी रिएक्शन फर्स्ट ऑर्डर ऑफ रिएक्शन होगी। अगर R की पावर, R डायरेक्टली प्रोपोर्शनल कंसंट्रेशन की 2 पावर है, इसका मतलब क्या हुआ कि अगर हमने कंसंट्रेशन यहाँ पर डबल कर दी तो रेट ऑफ रिएक्शन क्या हो जाएगा, डबल का स्क्वायर यानी 4 टाइम हो जाएगा। यहाँ पे हाइड्रोजन को जैसे 2 लीटर करा था, जैसे देखा रेट ऑफ रिएक्शन 4 गुना बढ़ गई है, तो इसका मतलब ये रिएक्शन जो है वो सेकंड ऑर्डर ऑफ रिएक्शन है। और ऐसे ही अगर यहाँ थर्ड ऑर्डर की बात करी जाए, अगर R कंसंट्रेशन के 3 पावर के डायरेक्टली प्रोपोर्शन है, तो इसका मतलब है C को डबल करने पर रेट ऑफ रिएक्शन 2 का क्यूब यानी 8 टाइम्स इंक्रीज हो गई होगी। तो ये इंफॉर्मेशन अगर हमें दी जाए तो ऐसी रिएक्शन को हम समझेंगे थर्ड ऑर्डर ऑफ रिएक्शन। और अगर R डायरेक्टली प्रोपोर्शनल C की 0 पावर की है, इसका मतलब है 0 पावर का मतलब 1 होता है यहाँ पर, तो कंसंट्रेशन को कितना बढ़ाएं, डबल ट्रिपल जो भी करें, रेट ऑफ रिएक्शन वही रहती है। तो ऐसी सिचुएशन को हम कहते हैं 0 ऑर्डर ऑफ रिएक्शन। तो अगर ये मान लो यही रिएक्शन अगर 0 ऑर्डर की है, तो इसका रेट लॉ कैसे लिखा जाएगा, R
इज इक्वल टू के कंसंट्रेशन ऑफ क्लोरीन, कंसंट्रेशन ऑफ हाइड्रोजन, और यहाँ पर जीरो पावर। यानी अगर हम कंसंट्रेशन इसकी डबल करें, ट्रिपल करें, 4 टाइम करें, रेट ऑफ रिएक्शन वही रहेगा, क्योंकि तुम जानते हो कि किसी की भी जीरो ऑर्डर का मतलब 1 होता है। R इक्वल टू के इंटू 1 ये लिखा हुआ है। तो इनको तुम डबल करो, ट्रिपल करो, रेट ऑफ रिएक्शन वही होगा। ये एक शॉर्ट समरी निकली इसमें। तो जितनी फोटोकेमिकल रिएक्शन है वो सब जीरो ऑर्डर रिएक्शन होती हैं। तो जीरो ऑर्डर रिएक्शन में अगर तुम रिएक्टेंट की कंसंट्रेशन को बढ़ाते घटाते हो, कुछ भी हो, ज्यादा हो, कम कर दो, तो रेट बदलने वाला नहीं। तो यही एक बहुत अच्छा पॉइंट यहाँ पर पूछने लायक है कि एक्सटेंट ऑफ क्लोरीनेशन किस हद तक हो रहा है। ये बात तो अमाउंट ऑफ क्लोरीन पे डिपेंड करती है, ठीक है, मगर रेट ऑफ क्लोरीनेशन वो क्लोरीन के ज्यादा या कम होने से उस पर डिपेंड करता ही नहीं है, क्योंकि ये एक फोटोकेमिकल रिएक्शन होती है, और फोटोकेमिकल रिएक्शन जितनी भी होती हैं वो सब जीरो ऑर्डर की होती है। इतनी बात क्लियर हो गई? तो अच्छी बात है, मेरे ख्याल से समझ में आ गया होगा। अब एक लास्ट पॉइंट बचा है। लास्ट पॉइंट बच्चों बहुत ही इंपॉर्टेंट है, बहुत ज्यादा पूछा जाता है, उसमें बहुत ही अच्छा एक कंसेप्ट है। तो अब बहुत ही इंटरेस्टिंग बात भी है। देखो उसमें क्या है, अगली बात कही गई है, आयोडीनेशन इज रिवर्सिबल प्रोसेस। दिखाई दे रहा है ना बच्चों? आयोडीनेशन जो है वो रिवर्सिबल प्रोसेस है, बिकॉज HI इज स्ट्रॉन्ग रिड्यूसिंग एजेंट, देयरफॉर ऑक्सीडाइजिंग एजेंट लाइक HNO3, HiO3, HgO इज यूज्ड ड्यूरिंग आयोडीनेशन। तो आयोडीनेशन में क्या प्रॉब्लम थी कि जैसे हम लोगों ने हैलोजनेशन कराया, अभी फ्लोरिनेशन था, क्लोरिनेशन था, वैसे ब्रोमिनेशन भी होता है। जैसे क्लोरिनेशन है वैसे ब्रोमिनेशन का भी प्रोसेस वही रहता है। आयोडीनेशन के साथ ये दिक्कत ये है कि आयोडीनेशन जो है वो रिवर्सिबल प्रोसेस है। कैसे जरा दिखा देते हैं। RH थोड़ा बड़ा लिखते हैं, RH बहुत बड़ा लिख दिया बच्चों, इसलिए क्योंकि बड़ा इंपॉर्टेंट बात है, इसलिए बड़ा लिख दिया। RS में अगर आयोडीन से रिएक्शन करें तो ये रिएक्शन इस तरह से नहीं होती, इसे हम कहते हैं कि RI और HI बन गया, ऐसे नहीं। ये रिएक्शन होती है रिवर्सिबल रिएक्शन। रिवर्सिबल रिएक्शन होती है तो जो हमारा एल्काइल आयोडाइड मिलना था वो HI से रिएक्ट करके दोबारा फिर से रिएक्टेंट में कन्वर्ट हो जाता है। सॉरी बच्चों। तो अब ये भी क्या हुआ, फिर से रिएक्टेंट में कन्वर्ट हो गया। ठीक है इतनी बात। तो इसके लिए क्या करते हैं, इसके लिए ऑक्सीडाइजिंग एजेंट लेते हैं। इसके लिए एक छोटा सा एग्जाम्पल समझो। एक बार क्या हुआ, 2 औरतें बात कर रही थी, वो एक एग्जाम्पल समझाने के लिए। एक ने कहा कि हमारा बच्चा है छोटा सा, बड़ा परेशान करता है, दिन भर अंगूठा मुंह में डाले रहता है, मैं उससे बहुत परेशान हूँ। तो दूसरी बोली कि हाँ मेरा भी बेटा ऐसा ही करता था लास्ट ईयर। हमने उसका सोल्यूशन निकाला, हमने उसको बहुत ही लूज एक नेकर पहनाया। नॉर्मली बच्चे नेकर कर पहनते हैं, बहुत लूज टाइप का वो पहना दिया। तो बोले कि वो जैसे अंगूठा मुंह में डालता था वैसे वो नीचे से रख जाता था। तो वो अंगूठे मुंह में डालने के बजाय दोनों हाथों से नेकर पकड़े रहता था। उसको इस काम पे हमने बिजी कर दिया। इस तरह से हमने उसके अंगूठे की आदत छुटा दी। तो ये उसका सोल्यूशन निकाला। ऐसे यहाँ पे सोल्यूशन ये निकाला कि अगर यहाँ पर RI से HI रिएक्ट कर रहा है तो हम क्यों ना ऐसा करें कि HI को ही कंज्यूम करा दें। जब HI यहाँ होगा ही नहीं तो जितना RI बना है ये एज इट इज ऐसे ही हमें मिल जाएगा, क्योंकि इसको खत्म करने वाला HI अब खुद ही खत्म हो चुका है। तो इसके लिए हम लोग क्या करते हैं, ऑक्सीडेशन कराते हैं। और हम ये उम्मीद कर रहे हैं कि ऑक्सीडेशन रिडक्शन तुम्हें आता है, नहीं आता है तो हम उसको अलग से बताएंगे, मगर इस बात में भी नहीं इसको ऐड करेंगे ताकि सारी बातें इंटरमिक्स हो जाएंगी। तो अब देखो यहाँ पर HI जो बना था, HI के 2 मोल ले लिए हमने, और यहाँ पर ऑक्सीडाइजिंग एजेंट जितने भी लिए हैं 3 एग्जाम्पल, तो ये तीनों क्या करते हैं, ऑक्सीडेशन प्रोड्यूस करते हैं। इसने क्या किया कि इस HI को H2O में कन्वर्ट करा और प्लस I2 में कन्वर्ट करा। तो ये जितना भी बनता रहा वो कन्वर्ट हो गया इन दोनों में, और ये दोनों RI से रिएक्शन नहीं करते हैं, और इस के थ्रू हम जो है RI तक पहुंच गए, या RI हमने प्रिपेयर कर लिया। तो ये बात वो लोग अक्सर पूछते हैं, थोड़ी अच्छी बात थी पूछने लायक भी। इंपॉर्टेंट क्वेश्चन क्या होते हैं जहां पे कोई लॉजिक लग रहा हो, नॉर्मल ट्रेंड जो होता है उससे कुछ हटके हो रहा हो, तो वही बात वो पूछकर तुमसे सारी नॉलेज निकलवा लेते हैं। इसी चीज को हम कहते हैं इंपॉर्टेंट क्वेश्चन होना। और इंपॉर्टेंट में कौन सी बातें हैं,
तो जहां जहां केमिस्ट्री में एबनॉर्मलिटीज पाई जाती हैं, जैसे पीरियोडिक टेबल में देखते हो या और जगह पे भी अलग अलग चैप्टर में आती है, जैसे यहीं पे ही पाई जा रही है, तो वही चीजें पूछने की जगह बनती है कि जहां से क्वेश्चन को निकालेंगे। तो बात समझ गए। आयोडीनेशन में रिवर्सिबल प्रोसेस होने की वजह से एल्किल आयोडाइड नहीं मिल रहा था, तो इसके लिए हम ऑक्सीडाइजिंग एजेंट लेते हैं। वो क्या करता है, HI को ऑक्सीडाइज करता है। तो इस तरह से HI जब वहां पर सारा कंज्यूम हो जाता है, खर्च हो जाता है, तो हमारा RI हमें मिल जाता है। ठीक है, तो आज का बुलेटिन हम बच्चों यहीं तक रखते हैं। टू बी कंटिन्यूड। हम लोग मिलेंगे नेक्स्ट वीडियो में। जब तक आप लोग जो है लिखकर इसे अच्छी तरह से नोट्स बनाकर पढ़ते रहें, क्योंकि अगर जब हम लोग नोट्स नहीं बनाएंगे, क्वेश्चन की प्रैक्टिस नहीं करेंगे, जब तक हमें कोई भी चीज़ नहीं आएगी। अगर हम लोग ये सोचें कि हमें साइकिल सीखना है, अब साइकिल कोई चला रहा है हम लोग देखते रहें, तो हमें नहीं आ सकती। हमें उसे खुद उसको प्रैक्टिस करना होगी। कई बार गिरेंगे, कई बार चोट भी लगेगी, शुरू में नहीं भी चल पाएगी, मगर हाँ धीरे धीरे अटेम्प्ट करते ही हम सीखते हैं। पढ़ाई को तो हम ये समझ लेते हैं कि हाँ एकदम हम पढ़ने बैठे, कोई ऐसा मास्टर आए जो एकदम ऐसी बातें बता दे कि एकदम डाउनलोड हो जाए दिमाग में। ऐसा कुछ नहीं होता, ये सब काल्पनिक बातें हैं। ये काम तुम्हारा है, सिर्फ तुम्ही को करना है। हम लोग थोड़ा इसको सपोर्ट कर सकते हैं। जो चीज़ें बहुत ही कॉम्प्लेक्स लगती हैं, हम लोग इसको ईजी बनाने की कोशिश कर सकते हैं। बाकी अगर और आपको कोई शिकायत है या कोई अप्रिसिएशन है या कोई सजेशन है, तो वो आप कमेंट्स में बिल्कुल मेंशन करें। बिल्कुल कमेंट्स में ऐसे बातें करें जैसे हम लोग व्हाट्सएप पे बातें करते हैं। जो भी चीज़ें नहीं आई हैं वो पूछें, और डिटेल में जाना है तो और डिटेल में ले लें, और अगर और लाइटली इसको पढ़ाना है तो और इसको लोअर लेवल पे पढ़ा दें। जैसा भी आप कहें वैसा ले लेंगे। और नीट और JEE के स्टूडेंट के लिए हम अलग भी वीडियोस बनाएंगे, और कुछ बातें यहाँ से भी वो सीखें, ताकि एक जनरल समरी तो यहाँ से मिल जाए उनको, बाकी फर्दर डिटेल वो और से सीखें। मगर हम लोग जब एकदम डिटेल के चक्कर में पड़ते हैं, सोचते हैं कि बहुत ज़्यादा कर लें, यहाँ पे इतना डिटेल, उससे हमें कुछ नहीं हासिल हो पाता। इसीलिए स्टेप बाय स्टेप पहले थोड़ी थोड़ी चीजें, सारी रिएक्शन वो जो NCERT के हैं, फिर और डिटेल, क्योंकि इसके पीछे भी बहुत सारी मैकेनिज्म और होती हैं जहां पर ज्यादातर टीचर बताने की कोशिश करते हैं, मगर हम थोड़ा सा अवॉइड करके उसको चल रहे हैं कि अभी इतना नहीं। पहले आप ग्रेजुअली इससे जुड़िए, छोटी छोटी चीजें, छोटे छोटे क्वेश्चन करना सीखिए, फिर आपका लेवल खुद बढ़ता हुआ चला जाएगा, और आप अपने आप में एक बहुत बड़ा एक चेंज देखेंगे कि अरे क्या हो गया ये। तो उसके लिए आपको कम से कम एक चैप्टर हमारे साथ करना होगा, उसके क्वेश्चंस करना होंगे, वहां से आप सीख जाएंगे कि क्या प्रोसेस है। इसी तरह में फिजिक्स में भी चलेगा। फिजिक्स तो बहुत ईजी है, केमिस्ट्री तो उससे भी ज़्यादा ईजी है। दोनों लोग एक दूसरे से कंपेरेटिवली ज़्यादा ईजी हैं। ये फैसला नहीं करा जा सकता कि कौन ज़्यादा ईजी है, क्योंकि मुर्गी पहले आई है, अंडा पहले आया है, उसी तरह से ये भी कंसेप्ट है। ठीक है बच्चों, तो चलते हैं। आज का बुलेटिन यहीं तक। टू बी कंटिन्यूड।